Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis for 10th February 2021. Let's start the session. Our first news is हाँ, ये उत्तराखंड वाला मामला दोबारा है। तो अभी भी इसमें 200 लोग करीबन मिले नहीं हैं। तो इसमें जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो दो प्रोजेक्ट का नाम है। एक तो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट, याद रखिएगा, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट, और एक एनटीपीसी का नेशनल इसका एनटीपीसी का तपोवन प्रोजेक्ट। ये दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं। तो दोनों का नाम याद होना चाहिए और किस किस रिवर से निकलते हैं। तो मेनली जो रिवर है वो है धौली गंगा, याद रखिएगा, धौली गंगा। मैं आपको कल 3D मैप भी दिखाया था। और जो एग्जाम में चीज़ें पूछी जाएंगी वो ये रही। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है इस बार कि कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है और कौन सा प्रयाग बनाती है। तो यमुनोत्री से यमुना, गंगोत्री से भागीरथी, केदारनाथ से मंदाकिनी और बद्रीनाथ से अलकनंदा। फिर जो अभी ये जो फ्लड आया वो इस रिवर पे आया, याद रखिएगा, धौली गंगा यहाँ पे कहीं आया है। तो जब धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है तो विष्णु प्रयाग मिलता है। ऐसी नंदाकिनी एक रिवर है, जब वो अलकनंदा से मिलती है तो नंद प्रयाग। पिंडार गंगा जब मिलती है तो कर्ण प्रयाग। और क्या कहते हैं, मंदाकिनी जब मिलती है तो रुद्रप्रयाग। और भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तो देवप्रयाग। तो इन पांचों प्रयाग का नाम आपको याद होना चाहिए। मैंने यहाँ अलग से लिख भी दिया है, तो इनको याद करते रहिए। यहाँ तक कि ये वाली जो रिवर है, ये जो आरएस की ट्रिब्यूटरी, मैंने इनके उसका ग्लेशियर का नाम भी लिख दिया। कभी कभी अगर एग्जाम में टफ करना होगा सवाल तो ये कर लेता है। तो याद रखिएगा इन पांचों प्रयाग का नाम। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके में भी पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिलीफ फ्रॉम अरेस्ट फॉर थरूर एंड सीनियर जर्नलिस्ट। तो अभी क्या हुआ था, ये जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो मिस्टर शशि थरूर और 2-3 कांग्रेस के नेता, उन्होंने बहुत सारे ट्विटर्स पे मैसेज कर दिए थे जिसके ऊपर इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लग गया था, देशद्रोह का चार्ज लग गया था कि आप इनको भड़काने का काम कर रहे हैं पब्लिक को। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं करा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। देयर ट्वीट्स हैज अ हॉर्नियस इफेक्ट, दे हैव अ फॉलोइंग इनटेक। तो अभी उनको रिलीफ मिल गई है, बोबडे साहब ने उनको रिलीफ दे दिया कि नहीं, इन्होंने किसी के सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करा है। तो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सेडिशन का जो चार्ज, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम का चार्ज, ये अंग्रेजों ने शुरू करा था और अभी तक चलता आ रहा है। क्योंकि उस टाइम आपको पता है कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया में कोई भी नेता किसी मतलब कुछ करे ना। तो सबसे पहले ये जो अप्लाई हुआ था बाल गंगाधर तिलक पे अप्लाई हुआ था। अगर कोई पूछ लेता है किस पे अप्लाई हुआ था, सबसे पहले इनके ऊपर अप्लाई हुआ था ये सेडिशन। इसका कौन सा चार्ज है, तो 124 ऑफ आईपीसी। आईपीसी उसी जमाने का है, मैकॉले के जमाने का। मैकॉले लाया था, आपको पता होना चाहिए। आईपीसी सीआरपीसी कौन लेके आया, तो मैकॉले लेके आया था। तो 124 ए ऑफ आईपीसी ये सेडिशन का चार्ज है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईडी सर्चेज ऑफिसेज फॉर डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म। तो अभी ईडी जो है, इलेक्टोरेट डायरेक्टरेट, वो न्यूज़ जो चैनल है उनके अंदर गया था कुछ चेक करने कि इनका पैसा बाहर से आ रहा है। उनको ऐसी खबर मिली थी कि पैसा का हेर फेर कर रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके तहत एफआईआर भी उन्होंने फाइल कर दी है। तो ईडी के दो लॉज आपको याद रखने हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक तो यही है, और एक ये एफसीआरए। ये दो एक्ट के तहत ईडी काम करता है, याद रखिएगा। ये दो ही एक्ट हैं, कोई भी आप ईडी का कुछ भी आर्टिकल पढ़ लीजिए, ये दो ही एक्ट का जिक्र होगा। या तो फॉरेन से पैसा आ रहा होगा तो एफसीआरए का रोल होगा, या पैसे की हेर फेर हो रही होगी तो ईडी का रोल होगा। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये दो एक्ट हैं, तो याद रखेंगे। फिर ये एक ऐड आया था, लेकिन ऐड भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसमें दो योजना का नाम था। डायरेक्ट एग्जाम में ऑलरेडी पहले पूछी जा चुकी है, क्योंकि जब ये अनाउंस हुई थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें ये तक पूछ लेता है कि इसका एनुअल प्रीमियम कितना है। तो जीवन ज्योति बीमा योजना का जो प्रीमियम है वो 330 रुपया है, और सुरक्षा बीमा योजना का 12 रुपया। ये 2 लाख रुपए तक का कवर देती हैं। और एज ग्रुप जरूर पूछता है, एज ग्रुप याद रखिएगा। जो जीवन ज्योति बीमा योजना है उसकी 18 से 50 है, और ये जो सुरक्षा बीमा योजना है इसकी 18 से 70 है। याद रखिएगा, इसे एलआईसी देखेगी। तो दोनों की एज ग्रुप याद रखनी है, कितने का कवर मिल रहा है और कितने का प्रीमियम है। ये डायरेक्ट एग्जाम में सवाल होता है। आगे चलते हैं। आर्मी रेजेज अ स्पेशलिस्ट यूनिट टू स्निफ आउट कोविड-19। तो आर्मी की एक स्पेशल स्निफ यूनिट है, याद रखेंगे। स्निफ यूनिट मतलब क्या है, जो सूंघ के पता करती है। तो आर्मी ने नई एक यूनिट शुरू करी है। स्निफ यूनिट में दो कुत्तों का नाम है, कुत्ते कैस्पर है और जया है। ये डॉग्स हैं दो, तो ये दोनों हैं, बहुत अच्छे डॉग्स हैं। तो ये स्निफ करके पता कर सकते हैं कि किसी को कोविड-19 है कि नहीं। तो एक नई यूनिट है, तो इन दोनों डॉग्स का ही नाम आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने यूनिट का कोई नाम नहीं दिया है। तो बाई चांस पूछ ले इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि आपके डिफेंस पेपर है, इसलिए आर्मी नेवी एयरफोर्स से कोई न्यूज़ आती है तो इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाती है। हम आगे चलते हैं।
उड़ीसा रीप्रोमोलगेट्स ऑर्डिनेंस ऑन एपीएमसी। तो एपीएमसी, एपीएमसी की फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग। एपीएमसी किसे बोलते हैं? मंडीज को बोलते हैं। क्या मंडी में जाके जो फार्मर अपना बेच देते हैं उसको हम बोलते हैं एपीएमसी मंडीज। तो ये आया किससे था? पहली बात तो ये पूछ लेता है कि एपीएमसी किस एक्ट के थ्रू आया। तो एपीएमसी का एक्ट है, एपीएमसी का एक्ट ऑफ 2017, उसके तहत एपीएमसी आई थी। इसमें जो बात हो रही है वो हो रही है ऑर्डिनेंस की। ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है? ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर लाते हैं, दोनों ला सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 123 और गवर्नर आर्टिकल 213। याद रखिएगा 123 एंड 213 इनके तहत ऑर्डिनेंस ला सकता है जब या तो एक हाउस या दोनों हाउस रन ना कर रहे हो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, तब ऑर्डिनेंस लाया जाता है। ऑर्डिनेंस जो है वो पैरेलल पावर नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि ऑर्डिनेंस जो है वो लॉ मेकिंग पावर है, तो नहीं, ऑर्डिनेंस इज नॉट अ पैरेलल पावर लाइक अ लेजिस्लेशन। ये इमरजेंसी केस में यूज होता है, लेकिन इसका आप देखा गया कि बहुत ज्यादा मिसयूज भी हो रहा है। जो भी चीज पास नहीं होती तो सरकार क्या करती है, उसे ऑर्डिनेंस के तहत ले आ देती है। जैसे आपको पता होगा जीएसटी, जीएसटी ऑर्डिनेंस से पास हुआ था। अब ये जो 3 फार्म लॉज हैं ये भी ऑर्डिनेंस के थ्रू लाए। अब ये जब भी कुछ ऐसा लगता है सरकार को कि वो पास नहीं कर सकते लेजिस्लेशन में, तो ऑर्डिनेंस का सहारा लेते हैं और वो पास करवा देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। जब ऑर्डिनेंस लाया जाता है उसके बाद इसको पास किया जाता है। जब नई अपनी मान के चलिए हमने ऑर्डिनेंस लाया, उसके बाद हमारी सिटिंग बैठ गई, तो वोटिंग के तहत इसको पास किया जाता है। तो वोटिंग का जो टाइम पीरियड है वो 6 वीक्स है, मैक्सिमम 6 वीक्स के अंदर। जब हमारी सिटिंग बैठ जाए, जब हमारी लोकसभा या राज्यसभा बैठ जाए, तो विद इन 6 वीक्स हमें उस जो भी लॉ लाया उसको पास करना जरूरी होता है। मैक्सिमम टाइम पूछ लेता है ऑर्डिनेंस पास करने का, तो 6 मंथ, क्योंकि दो जो सेशन है उनके बीच का मैक्सिमम टाइम 6 मंथ्स है और 6 वीक्स। अगर मैक्सिमम टाइम पूछता है तो ऑर्डिनेंस को पास करने का, तो 6 मंथ 6 वीक्स, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कटिंग ट्रांसफैट, ये पहले भी न्यूज आ चुकी है। तो अभी एफ साई, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक ऐसे ज्यादा हो गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी ने बोला था कि ट्रांस फैट को हमें कम करना है। जो फैट है, जो मोटापा के ऑयल्स की वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है, इसमें जो एग्जाम में पूछा जाएगा बस इन्होंने क्या क्या बोला है। अभी जो टारगेट था वो 5% था, तो इन्होंने कहा कि इसको और कम करना है हमें। अभी इसको हमें 3% से रिड्यूस करना है बाय 2021 और 2% से रिड्यूस करना है बाय 2022। तो आपको ये दोनों टारगेट बस याद होने चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम में 2% वाला पूछा जाएगा, तो इसका सन भी आपको याद होना चाहिए। जो टारगेट की बात हुई है 2022, इसको कैप करने की बात हुई है। कैप मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ट्रांसफैट, बस इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। 4 हेल्ड इन हैदराबाद फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो आज का क्वेश्चन आपके लिए यही है। एक फंडामेंटल राइट है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की डायरेक्ट बात करता है। तो आज का क्वेश्चन यही है, कौन सा फंडामेंटल राइट है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बॉन्डेज लेबर, जैसे हम बोलते हैं बॉन्डेज लेबर, तो इसकी बात करता है। तो आज का क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में सब बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इतना बता देता हूँ, एक ये फंडामेंटल राइट है। आगे चलते हैं। बेंगलुरु साइंटिस्ट डेवलप अ न्यू मैरीगोल्ड वैरायटी, तो बेंगलुरु के साइंटिस्ट ने एक नई गेंदे के फूल की वैरायटी निकाल दी है। गेंदे के फूल को मैरीगोल्ड बोलते हैं, आपको पता होगा। तो इसका नाम याद रखना पड़ेगा। तो अर्खा सुभा वैरायटी, सुभा, सुभा का फूल है, तो अर्खा सुभा। अभी पूछ सकते हैं कि नई वैरायटी कौन सी आई है अभी, तो अर्खा सुभा वैरायटी है। ये सड़ेगी नहीं, ऐसा साइंटिस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी सड़ जाता है पेड़, तो अब ये सड़ेगा नहीं। तो इस वैरायटी का आपको नाम याद रखना पड़ेगा, अर्खा सुभा वैरायटी ऑफ मैरीगोल्ड। आगे चलते हैं। लोकपाल पैनल मिनट्स नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड, तो अभी सीआईसी जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उनसे आरटीआई के तहत पूछा गया किसी ने कि लोकपाल के पैनल में जो कमेटी के मेंबर है उनका नाम बताओ। तो अभी सीआईसी ने बताने से मना कर दिया। जो भी है हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है। क्यों मना करा, क्यों नहीं करा, हमें नहीं पता। हमें जो काम का है वो है एक तो आरटीआई। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कैसे आया, तो आरटीआई एक्ट ऑफ 2005, इसके तहत आरटीआई आया है, और इसी के तहत इस पोस्ट का जन्म हुआ है। सीआईसी का सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है, वो पहले का सवाल ये होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी किसे बोलते हैं, जो किसी लॉ के तहत आती है। तो ये सीआईसी किस लॉ के तहत आया, तो आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 के तहत ये आया है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसमें कितने लोग होते हैं, तो एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। तो टोटल 11 लोग होते हैं। और इनको अपॉइंट कौन करता है 11 लोगों को, तो प्रेसिडेंट होता है, और प्रेसिडेंट के साथ एक कमेटी होती है। तो जो सवाल होता है कमेटी में कौन कौन होता है, इससे सवाल होता है। एक तो प्रेसिडेंट होगा जो इनको अपॉइंट करेगा, प्लस एक कमेटी होगी। तो कमेटी में कौन कौन होता है, कमेटी को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा इन लोकसभा, और यूनियन का कैबिनेट मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करेगा। तो ये 3 लोग होते हैं कमेटी में, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सहायता से इन 11 लोगों को
अपॉइंट करते हैं। एज कितनी है, एज भी कभी कभी पूछ लेता है, तो 65 साल, और रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, मतलब एक बार जो चुना गया वो दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो जो भी इससे सवाल बन सकता था सीआईसी से रिलेटेड मैंने आपको समझा दिया। तो आरटीआई एक्ट याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने ये याद रखना है, 11 लोग होते हैं ये याद रखना है, कमेटी में कौन कौन होता है ये याद रखना है, और एज लिमिट क्या है ये याद रखना है। इससे ज्यादा और नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। तो आज की न्यूज सारी कवर हो गई। आज जो मैंने आपसे सवाल पूछा वो आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सवाल है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस फंडामेंटल राइट के अंदर आता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, सब आंसर देंगे। और प्लीज फॉलो स्टडी फंडा। और जिनको भी अब हमारी टेस्ट सीरीज चाहिए तो आज लॉन्च हो रही है, तो आप इनरोल कर सकते हैं। उसमें करीबन 30+ टेस्ट होंगे, तो आपका फायदा ही होगा। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही ईजी रहेगा एग्जाम में। तो जितने चाहे बच्चे उसमें इनरोल हो सकते हैं। आज 12 बजे शायद लॉन्च हो रही है। सो हम उसे अपडेट करते रहेंगे ऑन टेलीग्राम। यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम स्टडी फंडा को। और मेरे को ही फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम शिवम_त्यागी_st। सो टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए।